शतरंज ने 50,000 भारतीयों का देश छीना। जेल के डर से प्रेग्नेंट महिलाएं अस्पताल नहीं जाती। मोबाइल खरीदने के लिए पिता बदलना पड़ा। जब देश आज़ाद हुआ हम गुलाम बन गए। भारतीय होते हुए भी हमें 24 साल पाकिस्तानी और 44 साल बांग्लादेशी बनाकर रखा। 68 साल तक पढ़ने नहीं दिया गया, अस्पताल नहीं जाने दिया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हम गाँव की दहलीज के बाहर पैर नहीं रख पाए। सड़क, बिजली, राशन, हर चीज़ से महरूम रखा गया। यहाँ तक कि मोबाइल खरीदने के लिए भी दूसरे को बाप बनाना पड़ा। ऊपर से पुलिस की लाठी, जेल और तेज दोही का ठप्पा अलग से। ये उन 50,000 लोगों की कहानी है जिन्हें दो राजाओं ने शतरंज की बाजी में दांव पर लगा दिया। आज़ादी के बाद भारत के 111 गांव छिटमहल बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में। कुल 162 गाँव में रहने वालों की नागरिकता छिन गई। 68 साल तक इनकी किसी ने सूद नहीं ली। 2015 में बांग्लादेश के साथ समझौते के बाद इन्हें नागरिकता तो मिली, लेकिन दशकों की बांग्लादेशी पहचान पीछा नहीं छोड़ रही। पक्की सड़क, दोनों तरफ जूट और धान के लहलहाते खेत, मध्यम मतलब पर सावन और हर 2-4 कदमों पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे। जी करता है गाड़ी से उतर कर तसल्ली से इन खूबसूरती को निहारूं, लेकिन अगले ही पल मन फर सा जाता है। सोचने लगता हूँ कि कैसे ये लोग दशकों तक इस हरियाली से महरूम रहे। उन पर क्या बीता होगा। बिना पहचान के जीना भी कोई जीना है क्या? यही सोचते सोचते 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचा दक्षिण मसलदंगा गांव। यहाँ से कोलकाता 750 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश महज 70 किलोमीटर। कीचड़ से सनी सकरी गली, 3 सेट का माचिस का डिबिया नुमा बिना दरवाजे का छोटा सा घर, बाहर छोटा सा मिट्टी का एक चूल्हा, पास में 3-4 बर्तन बिखरे पड़े हैं। 8 लोगों के परिवार के लिए यही उनकी अमानत है। इसके अलावा 1 इंच भी जमीन उनकी अपनी नहीं है। वे घर के बाहर पैर भी दूसरे की ही जमीन पे ही रखते हैं। यहाँ मेरी मुलाकात 22 साल के इनामुल से होती है। पास में उनकी 2 बहनें भी बैठी हैं, मम्मी पापा और 3 भाई दूसरे के खेतों में काम करने गए हैं। कैमरा देखकर इनामुल पहले थोड़ा असहज हो जाते हैं। पूछता हूँ कैसे हैं आप? इनामुल बांग्ला मिली हिंदी में बताते हैं, अपने पास ये 2 कमरे ही हैं। इस जमीन का भी हमें कागज नहीं मिला है। सरकार ने 2015 में बिजली पानी दिया, लेकिन तंगहाली कम नहीं हुई। जब पढ़ने लिखने की उम्र थी तो बाहर नहीं जाने दिया गया। दूसरे को माता पिता बनाकर कुछ साल पढ़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दी। अब बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अनपढ़ को नौकरी कौन देगा? तो बस दूसरे के खेतों में काम करके घर चलता है। अंदर कमरे में बैठी इनकी दोनों बहनें आपस में कुछ बात कर रही हैं। थोड़ी सहमी भी हैं कि मैं उनके भाई से सवाल क्यों कर रहा हूँ। बड़ी बहन पढ़ नहीं पाई, लेकिन छोटी बहन 9वीं क्लास में है। इनामुल कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी। जब ये पढ़ने लायक हुई तब हमें नागरिकता मिल चुकी थी, इसलिए स्कूल जाने से किसी ने नहीं रोका। वे मुझे अपना कमरा दिखाते हैं। बिखरे पड़े सामान, तार पर टंगे मटमैले कपड़े, खेतों में साए साए आती आवाज़, छप्पर के ऊपर से रिश्ता पानी। हमारी बातचीत के बीच ही लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। कुछ ही पल में मुझे घुटन सी होने लगती है। मैं सोचने लगता हूँ 70 सालों से ये लोग बिना बिजली के यहाँ कैसे रह रहे होंगे। हम लोगों तो जरा सा अंधेरा जाने के बाद मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो मोबाइल खरीदने का भी अधिकार नहीं है। गांव में करीब 1400 लोग रहते हैं। इनमें से 70% से ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं। जहां तक मेरी नज़र जाती है ज़्यादातर घर टीन सेट के बने हैं, ना किचन ना बाथरूम। गांव में कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ टीन के 20 बाई 20 के घर ही हैं। खेती के लिए जरा सा भी अपनी ज़मीन नहीं है, मजबूरन मजदूरी करना पड़ता है। समझौते के बाद गाँव में सड़क बन गई है, बिजली आ गई है, लेकिन स्कूल और अस्पताल अभी भी कोसों दूर है। छोटा सा मदरसा जरूर है, पर उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ पढ़ाई होती होगी। जब मैं पहुँचा तो मदरसा के बाहर दरवाजे बंद थे। बाहर टीन के बने 4 टॉयलेट हैं, लेकिन किसी में भी दरवाज़ा नहीं है। टॉयलेट सीट पर कूड़े का ढेर लगा है। यहाँ मेरी मुलाकात 34 साल के छतर अली से हुई। मैंने पूछा मदरसे में पढ़ाई नहीं होती क्या? थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, पर दिक्कत यह है कि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बाहर से कोई यहाँ आना नहीं चाहता, इसलिए रोज क्लास नहीं लगती। आप पढ़े लिखे हैं? छतर अली जवाब देते हैं, हमारे बाप दादा ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन गाँव में स्कूल नहीं था। बाहर हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस कहती थी कि तुम लोग बांग्लादेशी हो। एक चाचा ने बाहर जाने की कोशिश की थी तो उन्हें जेल में बंद कर दिया। 3 साल तक वे जेल में ही रहे। छतर अली बेहद इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं अब दिल्ली मुंबई कहीं भी आज़ाद घूम सकते हैं, कोई रोक टोक न करने वाला नहीं है, लेकिन नौकरी के बाद नहीं बाहर जाऊंगा, क्योंकि बाहर मजदूरी करने से अच्छा है गाँव में खेती बाड़ी करना। शहर में अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई की जरूरत होगी। वहाँ लोग मुझसे मार्कशीट मांगेंगे। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा कि आधार कार्ड वाला पापा का नाम सही है, मार्कशीट वाला नहीं। फिर 20 साल के अशरफ अली ने इसी साल ग्रेजुएशन पूरा किया है। वे गांव के इकलौते ग्रेजुएट हैं। हिंदी बांग्ला के साथ अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मैं उनके गांव में स्टोरी करने आया हूं तो नाराजगी भरे लहजे में मुझसे कहते हैं, आपको जंगल महल के लोगों की याद कैसे आ गई? 70 साल से तो कोई यहाँ झांकने नहीं आया।
हम भारतीय थे, लेकिन सरकार हमें बांग्लादेशी कहती थी। बाहर निकलने पर सुरक्षा बल के जवान पकड़कर जेल में डाल देते थे। कहते थे कि तुम लोग देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो, आप सोच भी नहीं सकते हम लोग पर क्या असर पड़ता होगा। कुछ देर रुकने के बाद असफ कहते हैं, खुदा का शुक्र है कि सही वक्त पर मुझे नागरिकता मिल गई। मैं ग्रेजुएट हो गया, लेकिन जब भी बचपन के दिनों को याद करता हूँ, बाप दादा के हालात के बारे में सोचता हूँ तो अंदर से हिल सा जाता हूँ। घर में लोग बीमार पड़े रहते थे, लेकिन अस्पताल नहीं जा पाते थे। महिलाओं को घर में ही बच्चा पैदा करना पड़ता था। कई लोगों की जान भी चली जाती थी। कुछ लोग मजबूरन दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर अस्पताल में इलाज कराते थे। कई बार पकड़े जाने पर जेल भी जाना पड़ जाता था। बांग्लादेश से आए भारतीयों के लिए पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में कैंप बनाया गया है। यहाँ 58 परिवार रहते हैं। सरकार ने हर परिवार को 2 कमरे का फ्लैट दिया है। 56 साल के क्षितिज बर्मन बांग्ला मिली हिंदी में कहते हैं, बांग्लादेश में खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, लेकिन सुकून है कि अपने मुल्क में है। लेकिन दूसरे व्यक्ति बताते हैं, बांग्लादेश में पैदा हुआ पला बड़ा, वहाँ अपनी जमीन जायदाद थी, गाय बछड़े थे। समझौते के बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ भारत से प्यार की वजह से नवंबर 2015 में यहाँ आए। नेताओं ने खूब स्वागत किया, फूल मालाएं बरसाई। हम काफी खुश थे कि अपने वतन लौट आए हैं। लेकिन उसी रात हमें टीन के बने खंडहर में शिफ्ट कर दिया गया। मुफीसुद्दीन कहते हैं, समझौते के बाद हम सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश से भारत चले आए, लेकिन यहाँ सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया। समझौते के बाद हमसे कहा गया कि जितनी संपत्ति यहाँ है भारत में भी उतनी संपत्ति मिलेगी, लेकिन सब हरा दिया। 2 कमरे से हमारा गुजारा कैसे होगा, इसका भी कागज सरकार ने नहीं दिया है। कल को फ्लैट खाली करा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। वहाँ मेरी 2 बीघा जमीन है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी 10-10 बीघा जमीन है, लेकिन यहाँ तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार कहती है फ्लैट दे दिया, आप ही बताइए भूखे पेट इस फ्लैट का हम क्या करेंगे, बाल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। वहाँ अपने खेत का मालिक था, यहाँ दूसरे का ठेला चलाना पड़ता है। ऊपर से सरकार ने 90,000 का बिजली का बिल भेज दिया। खुद को बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। कभी कभी तो लगता है कि यहाँ आकर गलती कर दी। आपकी बात सरकार से हो तो कह दीजिएगा कि हमें यहाँ नहीं रहना, वापस हमें बांग्लादेश भेज दें। दीप्तिमान एक सोशल वर्कर है और ये बताते हैं कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमने 70 साल तक अपने ही लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है। उनके बुनियादी अधिकार छीन लिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये वोट बैंक नहीं थे। राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि जमीन हमारी है, लेकिन लोग हमारे नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है, जमीन हमारी है तो लोग गैर कैसे हो सकते हैं। अगर ये लोग गैर होते तो समझौते के बाद बांग्लादेश नहीं चले जाते। एक आदमी भी बांग्लादेश नहीं गया क्योंकि ये भारतीय थे। बंटवारे ने इन्हें बांग्लादेशी बना दिया। सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी बताती हैं, बांग्लादेश में जो लोग रहते थे उनके हालात फिर भी ठीक थे, लेकिन यहाँ के छिटमहल में रहने वालों के मूल अधिकार ही छीन लिए गए थे।